आज अपन देख रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये सबसे ज़्यादा बोरिंग एक्ट है पूरे सीए फाइनल के कोर्स का। ठीक है, अब ये मैंने निकाला है कहाँ से, न्यू कोर्स से, जो सेल्फ पेज मॉड्यूल है ना, ये उसका पार्ट है। सेल्फ पेज मॉड्यूल और अपना मॉड्यूल सेम है ऑफ कोर्स, लेकिन क्योंकि इसमें अमेंडमेंट्स इंक्लूडेड है इसलिए हम इससे इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। चैप्टर शुरू हो जाता है, बाकी यही रीडिंग वगैरह है, ये तो इतना कोई इम्पोर्टेंट है नहीं। इंट्रो, अब इंट्रो क्या दें, 100 पेज का चैप्टर है, इंट्रो देंगे तो हो गया फिर तो ठीक है। बस इतना अपने को लिए जो इम्पोर्टेंट है उतना इंट्रो अपन ले लेते हैं कि भाई साहब ये एक्ट का नाम क्या है। देखो 1999 एक्ट कब का है, 1999, यानी काफ़ी पुराना एक्ट है। ठीक है, लेकिन ये आया कब, 2000s में। ठीक, 1 जून 2000 को आया। ठीक, 1 जून 2000 को ये एक्ट आ गया हमारे देश में। नॉर्मली ऐसे होता है कि जो एक्ट का नंबर होता है वो उसी ईयर में नहीं आया रहता, बहुत ही रेयर चांसेस है कि वो आया हो उस ईयर में। तो क्या ये इतना पुराना एक्ट है? हाँ, ये एक्ट पुराना है, लेकिन इसमें जो रूल बनते जा रहे हैं ना वो बहुत अमेंड होते जा रहे हैं, कंटिन्यूसली अमेंड होते जा रहे हैं, क्योंकि इसका नाम ही है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट है। तो फॉरेन से रिलेटेड कोई भी काम इतने आसानी से तो नहीं होंगे, इसलिए ये होते जाता है अमेंड। अब सैलिएंट फीचर वगैरह हम इतने फीचर देख लेंगे कि आप तो खुद ही लिख लोगे। ठीक है, तो इन सब को छोड़ते हैं, आते हैं हम सीधे इसके स्ट्रक्चर। ठीक है, प्रीलिमिनरी आता है, इसमें 2 ही सेक्शन आते हैं, फिर रेगुलेशंस हैं 3 से 9 तक, ऑथोराइज वर्जन क्या होता है सब अपन आगे देखेंगे। प्रीएम्बल, एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट ऑफ फेमा, ये है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। इसमें एक छोटी सी शुरुआती छोटी बात एकदम कि क्या ऑब्जेक्टिव है। तो पहला ऑब्जेक्टिव है फैसिलेशन ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड। ठीक, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? पहला और सबसे आसान ऑब्जेक्टिव है फैसिलेशन ऑफ ट्रेड। ठीक, एक्सटर्नल ट्रेड, इंटरनल नहीं भाई, एक्सटर्नल ही करोगे ना। आप फेमा की बात करो तो एक्सटर्नल ट्रेड को क्या करता है ये? फैसिलिटेट। ठीक, फैसिलिटेट करता है ये एक्सटर्नल ट्रेड को। ठीक, अब आता है इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? फॉर प्रमोटिंग द ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। क्या? ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। देखो नाम ही है फॉरेन एक्सचेंज, तो ये मैनेज भी क्या करेगा? फॉरेन एक्सचेंज, लेकिन उसके मार्केट को, पूरे फॉरेन एक्सचेंज के मार्केट को ये प्रमोट भी करेगा और उसका डेवलपमेंट और मेंटेनेंस में भी हेल्प करेगा, यानी उसके डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के प्रमोशन में ये हेल्प करेगा। ठीक, अब अपन बढ़ते हैं और आगे। एक्सटेंड एन एप्लीकेशन, सेक्शन नंबर 1। मुझे तो ये सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है। नॉर्मली इस 1 सेक्शन तो कोई खास काम का होता नहीं, लेकिन क्योंकि ये बिल्कुल ही अलग टाइप का एक्ट है, मतलब नया एक्ट है, इतना इजी भी नहीं है, तो इसमें काफ़ी सारे क्लॉजेज हैं जो फंस जाते हैं। तो हम एक एक चीज़ को बारीकी से देखेंगे। ये क्या बोलता है कि फेमा एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। ठीक है, कहाँ तक एक्सटेंड करता है ये? होल ऑफ इंडिया, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन एडिशन इट शैल ऑल्सो अप्लाई टू ऑल ब्रांचेस, ऑफिस एंड एजेंसी। ठीक है, कहाँ कहाँ अप्लाई होगा ये? ब्रांचेस, ऑफिस एंड एजेंसीज में। ठीक, कहाँ अप्लाई होगा? ब्रांचेस, ऑफिसेज एंड एजेंसीज जो कि इंडिया के बाहर हों। ठीक है, आउटसाइड इंडिया, इंडिया में ना हो, लेकिन उनको ओन या कंट्रोल करता हो ऐसा बंदा जो कि है रेसिडेंट इन इंडिया। ठीक, उन्हें ओन या कंट्रोल करता हो ऐसा आदमी जो कि है रेसिडेंट इन इंडिया। एंड ऑल्सो टू एनी कॉन्ट्रावेंशन देयर अंडर कमिटेड आउटसाइड इंडिया बाय एनी पर्सन टू हुम दिस एक्ट अप्लाइज। ये एक्ट जिस पे अप्लाई होता है, ऐसे बंदे ने अगर बाहर जाके भी कोई कॉन्ट्रावेंशन किया है उस पर भी अप्लाई होता है फेमा। अब इस चीज़ को अपन थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही लॉजिकल है और बहुत सिंपल है। ठीक, देखो क्या होता है, ये हमारा इंडिया है। ठीक, ये पूरा मेरा इंडिया है, इतना बड़ा। ठीक, फेमा पूरे इंडिया में लगता है। देखो पहला ही उसका लिम ये है कि फेमा अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया। ठीक, दूसरी चीज़ में वो दूसरे लोगों को इंक्लूड कर रहा है। किसको इंक्लूड कर रहा है? तो वो इंक्लूड कर रहा है ऐसे लोगों को जो कि है ब्रांच, ऑफिस या फिर एजेंसी। ठीक है, BOA। अब हम ब्रांच, ऑफिस, एजेंसी बार बार ना बोल के इसको क्या बोलेंगे? BOA। तो ऐसा BOA जो कि है इंडिया के बाहर, लेकिन वो कंट्रोल हो रहा है या फिर मैनेज हो रहा है। ठीक है, कंट्रोल हो रहा है या फिर मैनेज हो रहा है किसके द्वारा? एक पर्सन जो कि रेसिडेंट है इंडिया में।
ठीक, यानी कि ये तो बाहर है, ये तो बाहर है, लेकिन ये कंट्रोल और मैनेज हो रहा है ऐसे बंदे द्वारा जो कि इंडिया से उसे कंट्रोल कर रहा है, जो कि खुद रेसिडेंट इन इंडिया है और बाहर वाली चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। ठीक, अपने तो अपने, अपनों के जो बाहर लोग हैं उनको भी हम अपना मानते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, वसुदेव कुटुंबकम। यही चीज़ हमें इस एक्ट में बताई गई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। होप आपको समझ आया होगा, नहीं आया तो हम इसको इतना बार देखेंगे कि ये समझ आ ही जाएगा। अब आते हैं डेफिनेशंस पे। देखो सेक्शन नंबर 2 है, डेफिनेशन का सेक्शन ऑफ कोर्स 2 ही होता है। इसमें बहुत सारी डेफिनेशन है जो कि अलग अलग जगह रेलिवेंट है, हमें अलग अलग जगह काम आएंगी, लेकिन हम अभी उन्हीं डेफिनेशन को देखेंगे जो हमारे एक्चुअली बहुत ज़्यादा काम की है। ठीक, तो सबसे पहले तो देखो ये तो ठीक है, ये सब जहाँ जहाँ आता जाएगा मामा यूज़ करते जाएंगे, इनका कोई टेंशन नहीं है, सब इंपॉर्टेंट है मुझे पता है, लेकिन फ़िलहाल अगर हम इसमें घुसेंगे तो कुछ भी समझना मुश्किल हो जाएगा। पहला आता है पर्सन, ये सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। तो ये चैप्टर को आपको शुरू करना है कहाँ से, यू से। ठीक है, कहाँ से शुरू करना है, यू से। एक आदमी बड़ा कहाँ से बनता है, अगर वो दूसरों को सम्मान दे। ठीक है, तो हमेशा आई ना करो, यू करो। तो आपको ये चैप्टर की शुरुआत और इसको यू यहाँ कहाँ से करना है, सेक्शन नंबर 2 के सब क्लॉज यू से। ठीक है, सेक्शन नंबर 2 के क्लॉज यू से, सब क्लॉज नहीं, क्लॉज यू। अब क्लॉज यू क्यों, क्योंकि सेक्शन 2 जो डेफिनेशन का सेक्शन होता है उसमें कभी सब सेक्शंस नहीं होते, उसमें होते हैं क्लॉज। क्लॉज क्यों होते हैं, देखो क्लॉज क्यों होते हैं, ऐसा मेरा मानना है कि देखो ये ABCD में होता है ना, 1 2 3 4 में नहीं होता, कभी सेक्शन 2 1 2 नहीं होता है, नॉर्मली वो ABCD में चलता है। तो आते हैं अब हम पहला क्लॉज जो हमको देखना है कि पर्सन किसको कहा गया, आदमी किसे बताया गया, किसने फेमन है। ये जो इनकम टैक्स में जिसको आदमी बताया गया ना उसी को बताया गया, विद सच छोटा सा एक शायद एक्सेप्शन हो, और वो है ये वाला आखिरी वाला। ठीक, आखिरी वाला कौन सा है, ये, जिसके बारे में हम तब से बहुत चीज़ देख चुके हैं, एजेंसी, ब्रांच या फिर ऑफिस जो कि ओन है या कंट्रोल है बाय सच पर्सन। सच पर्सन यानी ऊपर 1 to 6 जो आएंगे। ये 1 to 6 वाले कौन से हैं, चलो इसको देखते हैं। इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, AOP, BOI। AOP BOI में एक चीज़ बहुत ही खास है, क्या, कि ये इनकॉर्पोरेटेड हो या नो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये इनकॉर्पोरेटेड हो या ना हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या बाहर की AOP या BOI को भी मैं मान लूँगा, तो भैया AOP होता क्या, एक्चुअली ये पर्सन इंडिविजुअलों का ही तो ग्रुप होता है ना, तो फिर वो इंडिविजुअल के बेसिस पर ही तय होगा कि वो इंडिविजुअल क्या है। ठीक, नॉर्मली AOP या BOI इतना आपको डिटेल में इतना दिया नहीं है इसके बारे में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि AOP या BOI तो बनता ही पर्सन से, तो वो इंडिविजुअल का क्या स्टेटस है उस हिसाब से हम इनका स्टेटस डिसाइड करेंगे, लेकिन इसमें इनकॉर्पोरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक, कंपनी को इनकॉर्पोरेट होना पड़ता है, इंडिविजुअल को तो होना ही नहीं पड़ता है। ठीक है, इंडिविजुअल को थोड़ी कोई इनकॉर्पोरेट होता है, वो HUF हो सकती है किसी लॉ में, कंपनी होती है, फर्म पार्टनरशिप, फर्म जो पार्टनरशिप की एक्ट होती है उसमें, बाकी सब वही है। ठीक, अब हम देखते हैं अगले पार्ट। तो हमने पहली डेफिनेशन क्या देखी, क्लॉज यू, सामने वाले को हमने रिस्पेक्ट दी और देखा हमने क्लॉज यू। अब हम देखेंगे क्लॉज नंबर ऑफ कोर्स वी। देखो इसमें देखो पहला क्लॉज क्या था, पी से शुरू हुआ था। ठीक, तो जब भी सब सेक्शन 2 चलता है तो वो अल्फ़ाबेटिकल ही चलता है, तो जब पी से पहला पार्ट आया तो दूसरा पार्ट भी पी से आएगा, तो ये याद करना बहुत आसान है। यू के बाद क्या आता है, वी, तो इसका क्लॉज भी क्या है, वी। ठीक, वी ये 5 वाला वी नहीं है, ABCD वाला वी है। ठीक, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, ये हम अभी नहीं देख रहे, इसको हम आगे देखेंगे क्योंकि आगे इसके एग्जाम्पल के साथ भी, लेकिन हमने देख लिया कि हाँ पर्सन, अब देखना यही है, लेकिन मैं इस पेज से इसको नहीं देखूँगा क्योंकि आगे काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है। ठीक, और आती है एक आखिरी चीज़, ये उतना रेलिवेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि हम UV में ही चल रहे हैं तो W भी पढ़ ही लेते हैं, तो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। देखो पी पहला वाला क्या है, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। ठीक है, रेसिडेंट इन इंडिया। ठीक है, आई पहले आता है ना। ठीक, पर्सन रेसिडेंट तो सेकेंड में कवर हो गया। ठीक है, लेकिन क्योंकि उसमें क्या आता है, इन इंडिया। ठीक, तो आई के बाद ही तो ओ आता है, तो इन का आई ले लिया इसलिए वो पहले आया रेसिडेंट वाला सेक्शन। ठीक, लेकिन आउटसाइड वाला ओ बाद में आता है, इसलिए ये वाला क्लॉज बाद में आया, W। इतना ही। अब अपन आगे बढ़ते जाते हैं धीरे धीरे करके, और अपन आते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस अंडर फेमा।
अब इसमें क्या लिखा है वो भी अपन देखेंगे, लेकिन फिलहाल जो मैंने इसके नोट बना के रखा है हम उसको देखते हैं कि क्या होता है परमानेंट रेसिडेंट इन इंडिया। अच्छा, 3 मैजिकल वर्ड्स तो सब सुने होते हैं ना, कि 3 मैजिकल वर्ड्स क्या होते हैं, सभी जानते हैं। उसमें आखिरी वर्ड क्या होता है, यू। शुरू के 2 अलग होते हैं, बस अभी इतनी कहानी याद रखो, बाकी का क्या होता है मैं बाद में बताऊँ आपको। ठीक, अब सबसे पहली चीज़ अपन देखते हैं कि कौन कौन है जो रेसिडेंट इन इंडिया, जिसको कुछ नहीं देखना है, इसमें कुछ नहीं देखना है। देखो 3 चीज़ों में आपको कुछ नहीं देखना है, बस एक चीज़ है जिसमें आपको सब कुछ देखना है, और वो एक बंदा है, इंडिविजुअल। पहले हम वो देखते हैं जिसमें कुछ नहीं देखना है, जिससे हमारा टोन सेट हो जाए और हम आसानी से आगे बढ़ सके। तो जिसमें कुछ नहीं देखना है वो है ऐसे लोग जो कि है पर्सन या फिर बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी पर्सन हो 1 to 6, ठीक है, वो 1 to 6 वो फर्म वगैरह सब, और बॉडी कॉर्पोरेट। देखो बहुत प्यार से इसने क्या लिखा है, देखो पर्सन या फिर बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड या फिर इनकॉर्पोरेटेड। ठीक, क्या होता है, पर्सन जो होता है ना वो रजिस्टर्ड होता है, ठीक है। फर्म का जब आप सुनते हो जैसे पार्टनरशिप में, तो आप रजिस्टर करते हो पार्टनरशिप फर्म को, ठीक है, या किसी इंडिविजुअल को जीएसटी लॉ में अगर आप रजिस्टर करते हो, ये इससे रेलिवेंट नहीं है, ठीक है, जीएसटी वाला एग्जाम्पल। लेकिन अगर आप किसी को फर्म को रजिस्टर करते हो आप, लेकिन जो फर्म जो बॉडी कॉर्पोरेट होती है उसको आप कॉर्पोरेट को इनकॉर्पोरेट करते हो, इसलिए ये 2 वर्ड्स यूज़ हुए हैं कि पर्सन मतलब बाकी के लोग, उसके लिए वर्ड यूज़ होता है नॉर्मली रजिस्टर्ड, और बची क्या कंपनी, तो कंपनी को आप करते हो इनकॉर्पोरेट, इसलिए ये 2 वर्ड्स यूज़ हुए हैं, रजिस्टर्ड या फिर इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। मुझे लगता है ये आसान था। तो पहला पार्ट हमने, ऐसा कोई भी बंदा जो कि ऐसा हो जो कि रजिस्टर्ड हो या फिर इनकॉर्पोरेटेड हो इंडिया में, ठीक है, उसको आप बोल दोगे कि हाँ भैया आप आ जाओ, आप हमारे रेसिडेंट हो, वेलकम। अगला बंदा आता है क्या, AOP, ये BO या A, ये BOA क्या है, वही ब्रांच ऑफिस या फिर एजेंसी। ठीक, अब ब्रांच ऑफिस या फिर एजेंसी, अब देखो मैंने क्यों एक्सटेंट वाले क्लॉज पे इतना ज़्यादा ध्यान दिया था, अब मैं एक्सटेंट पे चलता हूँ। मान लो देखो हमने यहाँ क्या बोले थे, ये वाली ब्रांच हमारे इंडिया से बाहर थी, इसमें तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन यदि यही ब्रांच इंडिया में होती, ठीक, यही चीज़ इंडिया में होती, मान लो ब्रांच ऑफिस इंडिया, तो कोई भी ब्रांच ऑफिस या फिर ये इंडिया में होता तो क्या फेमा उस पर जाता, हाँ, क्योंकि फेमा का एक्सटेंट का पहला क्लॉज ही ये बोलता है कि एनीथिंग, मतलब एवरीवन, इट अप्लाइज टू एवरीवन हु, मतलब इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया। तो इंडिया में जो भी आएगा तो ऑफकोर्स उसमें अगर BOA है तो उस पर तो वो सीधे सीधे फेमा अप्लाई हो जाएगा, वहाँ से तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, तो जो भी बंदा इंडिया में होगा उसके ऊपर फेमा लग जाएगा। तो ये BOA अगर इंडिया में है, इसे कंट्रोल करता हो बाहर वाला, तो वो इसमें आता है। अब आप ये मत बोलना कि अगर इसको इंडिया वाला कंट्रोल, तो भाई ये तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ी सा सवाल हो गया। ठीक, इसलिए एक्ट में कोई वो फालतू आपको एक्सटेंशन थोड़ी देगा, थोड़ा आपको कॉमन सेंस भी लगाना है। अगर ये चीज़ इंडिया में है और इसे कंट्रोल करता है कोई बाहर वाला, तो उसके लिए एक्ट ने बता दिया कि हाँ तुम आते हो। अब आप ये बहस नहीं कर सकते कि वो चीज़ इंडिया में आती है और इंडिया वाला कंट्रोल करता है तो क्या वो ब्रांच ऑफिस फिर नहीं भाई, वो इंडिया में आती है, इंडिया का पर्सन है, तो ऑफकोर्स वो तो है ही ना, उसको कुछ नहीं देखना है हमें। तो ये चीज़ हो गई पहली कि भैया अगर कोई ऐसी बॉडी है जो आउटसाइड इंडिया है, ठीक है, लेकिन मतलब सॉरी जो इन इंडिया है, ठीक है, इन इंडिया है लेकिन वो NR की है। ठीक, यहाँ पर आर या इसके बारे में कुछ भी बहस करना मुझे नहीं लगता है, केवल टाइम वेस्ट है। ठीक, अब आती है दूसरी चीज़, कोई ऐसी BOA जो कि आउटसाइड इंडिया हो, जो कि हमारे फिर से हमने एक्सटेंट में कवर कर लिए थे। ये चीज़ तो एक्सटेंट में ही कवर हो गई थी सेक्शन नंबर 1 में। ठीक, तो सेक्शन नंबर 2 के जो अभी हम कहाँ चल रहे हैं, यू में नहीं चल रहे, हम V में चल रहे हैं। यू तो पर्सन के बारे में बताता था। ठीक, तो जो V में हमने देखा था उसका एक्सटेंशन है। तो एक्चुअली ये पॉइंट जो थे, देखो मैंने तो इसको एक में दो पॉइंट यूज़ कर लिया। एक्चुअली ये आखिरी के 3 क्लॉज हैं, ये है 3rd, ये है 4th और ये है 5th। ठीक, आखिरी के 3 क्लॉज हैं, लेकिन हमने इसे यहीं कवर कर लिया। अब बढ़ते हैं हम आगे। ये है सबसे इम्पोर्टेंट क्लॉज, 182 डेज इन इंडिया। अब मेरी बात सुनो, अगर कोई भी बंदा, अब यहाँ आपका कोई हो सकता है, इंडिया का सिटीज़न हो ना हो, कोई भी अगर मेरे देश में 182 दिन गुजारता है, ठीक, तो मैं उसको बोल दूँगा कि आओ आप मेरे रेसिडेंट हो। ठीक है, आओ आप मेरे रेसिडेंट हो। तो हम क्या बोलेंगे, आइए कुछ दिन गुजारिए, कुछ दिन मतलब कितने दिन, आइए 182 डेज़ गुजारिए इंडिया में। ठीक, कब गुजारना है सर,
पिछली साल प्रीवियस ईयर से हम सब कुछ देखेंगे जैसा हम इनकम टैक्स में देखते हैं। लेकिन ये इनकम टैक्स से बहुत अलग है। लेकिन अभी अपन ऐसा समझते हैं कि पिछली साल आइए आप 182 देश गुजारिए इंडिया में, हमारे रेसिडेंट बन जाइए फेमा के लिए, सिर्फ और सिर्फ फेमा के दौर में। ठीक, अब अपन बार बार इसको यूज़ नहीं करेंगे कि फेमा के लिए क्योंकि ये अंडरस्टूड है। ठीक, तो आप आइए गुजारिए 182 दिन इंडिया में। ठीक, पिछली साल गुजारना तो हम आपको मानेंगे। अब आपने एक बार गुजार लिए कितने दिन, 182 डेज, तो आप बन गए रेसिडेंट। बस यहाँ तक का ये चैप्टर बहुत सिंपल चीज़ें बात करता था। यहीं से ये पूरे कॉम्प्लेक्शन शुरू होते हैं। यहाँ तक की बात तो मैंने मान लिया कि हाँ आप आइए गुजारिए 182 दिन। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा है, मैंने आपको एक 3 मैजिकल वर्ड्स की बात किया था, 3 मैजिकल वर्ड्स। अब हम देखेंगे कि क्यों मैंने ऐसा बोला था। तो अगर आप आते हो मेरे देश, ठीक है, सबसे पहला बात तो मैंने देख लिया ना कि आपने 182 दिन रहे हो क्या, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन इसमें आते हैं एक्सेप्शन। ठीक, तो एक्सेप्शन किस तरह से आते हैं कि अगर कोई बंदा 182 डेज़ वाली कंडीशन को फुलफ़िल कर देता है कि हाँ मैं रहा हूँ 182 दिन, लेकिन फिर भी मैं करूँगा सॉरी, आई एम सॉरी सर, आप नहीं हो मेरे रेसिडेंट। अगर वो मेरे देश से जाता है इन 3 वर्ड्स के चक्करों में, ठीक, 3 वर्ड्स नहीं दोस्त, मैजिकल वर्ड्स। कैसे वर्ड्स है ये? 3 मैजिकल वर्ड्स। ये 3 मैजिकल वर्ड्स ही सबकी ज़िंदगी बिगाड़ते हैं, और यहाँ पर भी हमारा पूरा खेल बिगाड़ेंगे। 3 मैजिकल वर्ड्स। 3 मैजिकल वर्ड्स क्या होते हैं? आखिरी वाला हमें पता है जो होता है यू, लेकिन पहला वाला आई और एल नहीं होता है, इसमें अलग होता है। ठीक है, तो पहला शब्द होता है अगर आप जा रहे हो, आ रहे हो, ठीक है, इसलिए अभी जा रहे हो सब छोड़ दो, मेरी बात बस सुनो, बिजनेस के लिए। ठीक, जो आदमी बिजनेस नहीं कर सकता वो एम्प्लॉयमेंट के लिए। ठीक, या तो आदमी बिजनेस करता है या तो फिर एम्प्लॉयमेंट करता है। ठीक, तो पहला है, वैसे पहला एम्प्लॉयमेंट, लेकिन अपन बिजनेस ले लेते हैं, बिजनेस। दूसरा है एम्प्लॉयमेंट, और तीसरा है अनसर्टेनिटी। ठीक, ये 3 चीज़ों के लिए पूरा खेल अपने को देखना है। अब मैं देखता हूँ कि अगर ये 3 मैजिकल वर्ड्स के लिए मेरे इस चैप्टर में क्या संभावना है। तो सबसे पहला, अगर मान लो कि वो 182 डेज से ज़्यादा रहा है, लेकिन ये एक्सेप्शन में आ रहा है। अब एक्सेप्शन में क्यों आ रहा है? तुम मेरे देश से जा रहे हो, ठीक है, तुम मेरे देश से जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, और ये 3 मैजिकल वर्ड्स बोलने जा रहे हो। ठीक है, तुम मेरे देश से आउटसाइड में जा रहे हो, ठीक है, तुम मेरे देश से बाहर जा रहे हो, और ये 3 मैजिकल वर्ड्स बोलने के लिए जा रहे हो। तो भैया अगर तुम 182 दिन रहे भी हो ना पिछले साल में, तो नहीं है तुम मेरे रेसिडेंट, आई एम सॉरी, ऐसा बोलेंगे हम फेमा के अंदर। तुम मेरे देश में आ रहे हो, ठीक, तुम मेरे देश में आ रहे हो, ये 3 मैजिकल वर्ड्स बोलने के लिए। ठीक है, तो ओके, फिर तो तुम हो हमारे रेसिडेंट। इसको मैं बोलता हूँ वसुदेव कुटुंबकम। ठीक है, वसुदेव कुटुंबकम। तो अगर आप आ रहे हो मेरे देश में, 3 मैजिकल वर्ड्स बोल रहे हैं, तो ठीक है भैया आपका स्वागत है, आ जाइए। ये वही चक्कर है जो गर्लफ्रेंड का होता है। अगर आप 3 मैजिकल वर्ड बोलने बाहर जा रहे हो तो आपके साथ क्यों रहेगी, तो वो रेसिडेंट नहीं है। लेकिन वही सुनने के लिए, वही बोलने के लिए आप इंडिया में आ रहे हो, तो ऑफकोर्स वो आपके साथ ही रहेगी। तो यही वाली केस है। ठीक, अब अपन देखते हैं कि इसमें आगे क्या होता है। तो बस इसमें यही है कि अगर कोई बंदा बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट या फिर अनसर्टेन टाइम के लिए, मतलब देखो अब अनसर्टेन टाइम इसका सबसे इम्पॉर्टेंट लम्बा है। इम्पॉर्टेंट यानी थोड़ा सा अलग है, ये दोनों तो समझ जाते हैं, लेकिन अनसर्टेन टाइम मतलब उसको पता नहीं है। जैसे कि ग्रीन कार्ड होता है अमेरिका के लिए, तो इसमें क्या होता है, आप जाते हो अमेरिका, कुछ दिन वहाँ रहते हो, और फिर आपको वहीं की सिटीजनशिप मिल जाती है। तो आपको पक्का नहीं मालूम ना आप कितने दिन के लिए जा रहे हो। ठीक, अनसर्टेनिटी के लिए जा रहे हो। ठीक, अदर सर्कमस्टेंसेस में अनसर्टेनिटी मतलब आपको पता नहीं है कि आप बाहर कितने रहने वाले हो या यहाँ कितने रहने वाले हो, दोनों ही केस हो सकते हैं। तो इसमें बार बार ना आप बाहर का मत सोचो, आप इंडिया का भी सोचो, क्योंकि दोनों ही चीज़ें हमको इंक्लूड करनी है, मुसाफिर जाने वाले और मुसाफिर आने वाले। ठीक है, वो गाना है ना, वही है ये। ठीक, अब अपन बढ़ते हैं आगे।
अब पढ़ते हैं कि एक्ट में क्या लिखा है, बस इतना ही है। लेकिन ये अभी भी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ, इसमें एक एक्सेप्शन आने वाला है, ठीक है, एक और एक्सेप्शन बस लास्ट है, फिर उसके बाद कुछ नहीं है। और वो एक्सेप्शन स्टूडेंट से रिलेटेड आने वाला है, लेकिन वो एक्सेप्शन क्यों है, ठीक, हो सकता है भैया आपने जहाँ से पढ़े हो आपको ऐसा बताओ कि नहीं यही होता है, लेकिन एक्चुअली वो एक्सेप्शन सर्कुलर से आया था, इसलिए मैं इसको इसमें इंक्लूड नहीं करूँगा। अब आपने जहाँ से पढ़ा है वो आपको मुबारक, लेकिन यहाँ पर मैं उसे इंक्लूड नहीं करूँगा क्योंकि वो सर्कुलर से आया, एक्ट में नहीं लगा है। अब आते हैं कि भैया रेसिडेंशियल स्टेटस यहाँ पे कैसे लिखा है। द टर्म पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, ये सवाल जो है रेसिडेंट इन इंडिया मीन्स द फॉलोइंग एंटिटी। ये एंटिटी को आप बोलोगे कितनी एंटिटी हैं, ये एक, आगे 2 3 4 एंटिटी। हमने भी 4 देखे थे, हमने वो तीनों को 2 में बांट दिए थे, यहाँ पर अलग अलग है। जैसे सेकंड, एनी पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। देखो कितना खूबसूरती से उसने शब्दों का इस्तेमाल किया है। पर्सन हमेशा होता है रजिस्टर, आप क्या बोलते हो, हम जीएसटी में रजिस्टर हो रहा है। बॉडी कॉर्पोरेट को आप क्या बोलते हो, हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, ठीक। कॉर्पोरेट को आप क्या करोगे, इनकॉर्पोरेट, ठीक, इसलिए ये 2 शब्द यूज हुए हैं। नेक्स्ट, एनी ऑफिस, ब्रांच और एजेंसी, ये भी हमने देखे थे, हमने इसको एक ही पॉइंट में देख लिए थे, ठीक, जो कि इंडिया में। जैसे इसने बोला इन इंडिया, तो मेरा सेक्शन नंबर 1 का एक्सटेंट लग जाता है, मैं बोलता हूँ जो भी चीज़ इंडिया में वो तो मेरी है। तो जैसे ही मैंने बोला कि एनी ऑफिस, ब्रांच और एजेंसी इन इंडिया, ये ओन या कंट्रोल ऑफ कोर्स पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। ना इंडिया वाले की आप बात क्यों करोगे यार, ये तो कोई डाउट बनता ही नहीं। तो अगर आपको आगे भी पढ़ते समय कोई डाउट आए तो आप एक बार ऐसा सोचना कि आप कितने गलत डाउट को तवज्जो दे रहे हो, ठीक। तो ये ऑफकोर्स आउटसाइड इंडिया ही होगा, ठीक। इन इंडिया वाला तो ऑफकोर्स उसमें कवर ही होगा ना। अब आते हैं सेकंड पॉइंट, फिर से ऑफिस, ब्रांच या एजेंसी की बात हुई। अब ये लेकिन ये जो ब्रांच है ये कहाँ है, आउटसाइड इंडिया है, ठीक है, ब्रांच आउटसाइड इंडिया है। तो अब आप खुद ही बताओ, अगर कोई किसी की ब्रांच जो है वो आउटसाइड इंडिया है, ठीक है, तो क्या आप ऐसे तो कई कंपनी बाहर थे हैं इंडिया के, तो क्या आप बोलोगे हाँ तुम भी रेसिडेंट, तुम भी, ऐसे तो मेरा पूरा दुनिया ही रेसिडेंट हो जाएगी। तो इसमें आप एक्सेप्शन क्या डालोगे कि हाँ अगर वो रेसिडेंट द्वारा कंट्रोल है तो फिर वो मेरे लिए रेसिडेंट है, ठीक। इफ़ इट इज़ ओन और कंट्रोल, चाहे वो ओन करता हो, ओन भी कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ें। तो ये 3 पॉइंट थे जो कि सिंपल थे। अब आते हैं हम कठिन पॉइंट में, तो वो क्या था, द फॉलोइंग पर्सन नॉट पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है, ये लोग जो हैं रेसिडेंट इन इंडिया नहीं होते हैं, ठीक। इवन दो दे मे हैव रिसाइडेड इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज। पहले तो मैंने सबसे पहले देखो क्या बोला, ये तो सेकेंड था उसका, सॉरी। द पर्सन हु रिसाइड्स इन इंडिया, अगर आप 182 दिन से ज़्यादा रह रहे हो, ये सबसे बेसिक कंडीशन है। अगर आप 182 दिन से ज़्यादा रह रहे हो, ड्यूरिंग, ये तो उससे भी इम्पोर्टेंट है, प्रीसीडिंग ईयर, ठीक, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल, अगर आप रह रहे हो तो फिर तो आप रेसिडेंट हो। लेकिन उसमें एक्सेप्शन है कि आप पिछली साल रहे हो, चलो मैंने माना आप 182 दिन से ज़्यादा रहे हो, लेकिन आप मेरे को छोड़ के जा रहे हो 3 वर्ड्स बोलने के लिए, तो आई एम सॉरी बाबू, आप नहीं हो मेरे रेसिडेंट। लेकिन वो 3 वर्ड्स बोलने के लिए आप इतने दूर से आ रहे हो, तो हाँ यार क्यों नहीं, आप हो मेरे रेसिडेंट। लेकिन ये जो आने जाने वाला है ना, ये बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि ये जा रहा है केवल अपने काम के लिए, ये जा रहा है केवल अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए, और ये जा रहा है अनसर्टेन पीरियड के लिए, पता भी नहीं कब आने वाला है वापस, ठीक है। ये तो जोक की बात होगी। चलते हैं अपन इसमें आगे। अब क्या बोल रहा है वो, अ पर्सन, ये फॉलोइंग पर्सन आर नॉट रेसिडेंट, ठीक है, नॉट पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, एक्सेप्शन है। अ पर्सन हु हैज़ गॉन आउट, जो बाहर गया है इंडिया से, या फिर वो बाहर रह रहा है इंडिया के, ठीक। हैज़ गॉन आउट ऑफ इंडिया मतलब वो गया है इंडिया से बाहर, या फिर वो रहता ही बाहर पर है, ठीक है, दोनों लोग। क्योंकि ऐसे में तो अगर कोई बाहर रहता है तो आप क्या उसको बोल दोगे कि भैया नहीं तू तो मेरा रेसिडेंट, तो पूरी दुनिया मेरी रेसिडेंट हो जाएगी। तो इसने क्या बोला, या तो वो गया हो इंडिया से बाहर, या फिर वो रहता ही हो बाहर, वो नहीं माना जाएगा अगर वो ये 3 पर्पस जो कि हम नीचे देखने वाले हैं उसको सेटिस्फाई कर दे। ये जाने वाले हैं, ठीक है, ये जो मेरे भारत से जाने वाले हैं, इसको गद्दारी करके, गद्दारी नहीं कह सकते, ये देश छोड़ के जाने वाले लोग हैं, ठीक है। तो इनको आप क्या बोलोगे कि नहीं, ठीक, ये आउट वाले लोग हैं, बाहर जाने वाले, ठीक, कौन से वाले, आउट।
अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट में कि जो आए हैं, आइए आपका इंतज़ार था, तो ये जो वो लोग हैं जो आए हुए हैं, तो अगर आप आते हो इन कारणों के अलावा, ठीक है, अ पर्सन हु हैज़ कम टू और स्टेज इन इंडिया अदरवाइज देन फॉर एनी ऑफ द 3 पर्पसेस, ठीक है, अगर आप ये 3 वर्ड्स बोलने आ रहे हो तो आपका स्वागत है, इसके अलावा किसी के लिए आ रहे हो तो आपका स्वागत नहीं है। सिंपल वही तो बात थी। तो इसको थोड़ा सा अलग लिखा है, वो आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्यों अलग लिखा, क्या लिखा है। इसने क्या बोला कि वो लोग मतलब इन लोग अगर 182 दिन से ज़्यादा पिछली साल रहे हैं लेकिन ये इंडिया में आए हैं इन 3 कारणों के अलावा, ठीक है, इन 3 कारणों के अलावा आए हैं ये इंडिया में, तो फिर वो नहीं है रेसिडेंट। आपने अगर पहली चीज़ समझ लिया तो आप इस पर फालतू तो दिमाग मत लगाओ, आपको सही समझ आया था जो मैंने बताया, 100% सही है वो, ठीक। 3 वर्ड्स बोलने अगर आप बाहर जाओगे तो मैं उसको छोड़ दूंगा, और अगर आप 3 वर्ड्स बोलने बाहर से कहीं से भी आ रहे हो, पिछली 182 दिन रुके हो, तो मैं बोलूँगा कि हाँ आप मेरे हो, बस। अब आते हैं अपन, बस इतना ही था, ये सेक्शन इतना ही था। कौन सा सेक्शन 2 का क्लॉज वी। अब इसमें आते हैं, अब ये एक एग्जाम्पल है, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, अगर आपको ये समझ में आएगा नहीं आए हैं तो फिर आप ये डिस्कशन में इन्वॉल्व हो, वरना आप आगे निकल जाओ, क्योंकि अगर कोई चीज़ समझ आ गई तो फिर आगे जाके वो कंफ्यूज ही करती है, ठीक है। मैं तो पढ़ देता हूँ क्योंकि मेरे को तो बताना है, मुझे तो दोनों चीज़ आती है। देखते हैं अब इसने कैसे उसको लिखा। ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर डिड ही रिसाइड इन इंडिया फॉर मोर देन 180 डेज, क्या वो 182 दिन से ज़्यादा रहा है पिछले साल। अगर इसका जवाब है नहीं, पहले हम नहीं देखते हैं, ठीक है। अगर उसने बोला कि नहीं मैं तो नहीं रहा, तो आप क्या बोलोगे, तू तो नहीं है रेजिडेंट, भाग जा। अरे नहीं, ठीक है ना, अरे नहीं, रुक जाओ। डिड ही कम टू और स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द करेंट ईयर, तो क्या वो इस साल में जो चल रहा साल है उसमें आया है वो इंडिया में। उन 3 मैजिकल वर्ड्स को बोलने, हाँ तो फिर तो यस ही इज़ अ PR आई। अगर उन 3 वर्ड्स को बोलने वो इंडिया आए तो फिर वो 182 डेज पिछले साल नहीं रहा तो कोई दिक्कत नहीं, वो PRII होगा इस साल के लिए, ठीक है, इस साल के लिए। ये अब छोटी सी बात, हम थोड़ा सा आगे बढ़ गए। अभी तक हमने इस साल और उस साल वाली बात नहीं की थी क्योंकि वो सब एग्जाम्पल में आने वाली थी, इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया था। लेकिन हम धीरे से हम छोटे, बस ऐसे आप दिमाग में ऐसा सेट कर लो कि हाँ इस साल के लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने अभी कुछ बताया आपसे कुछ मिस हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक। नेक्स्ट में वो आता है कि अगर वो 3 पर्पज़ के लिए नहीं आया तो भैया सॉरी ना, हमको तुमको नहीं कोई दिक्कत। उसके अलावा अगर वो इंडिया में डिड ही कम टू अ स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द करेंट ईयर, नहीं तो फिर भैया क्या, फिर तो थोड़ी आप उसको कोई पकड़ के ज़बरदस्ती हर किसी को थोड़ी रेसिडेंट बना दो, ठीक। इसलिए अब जैसे ये वाला जो ये लास्ट वाला लिम्बा है, ये अपन ने इस पॉसिबिलिटी के बारे में नहीं सोचे थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमने जो सोचे थे उससे हमारे कोई आंसर्स में डिफरेंस आएगा, तो ज़बरदस्ती इसके पीछे दिमाग लगाना नॉट रेलेवेंट। अब आते हैं कि हाँ मैं रहा पिछली साल, तो क्या बोलोगे, हाँ आ जाओ आप तो रेसिडेंट हो। नहीं, तुम पिछली साल रहे ना 182 दिन से ज़्यादा, लेकिन अगर तुम बाहर चले गए, पिछली साल तो तुम रहे गुड इनफ, लेकिन तुम बाहर चले गए, और बाहर गए किस लिए, वो 3 शब्द बोलने के लिए तुम बाहर गए, तो कैसे तुम उसको यस बोल रहे हो, तुम तो हो मेरे लिए पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, ठीक। 3 शब्द बोलने तुम बाहर जा रहे हो तो तुम मेरे नहीं हो, अगर 3 शब्द बोलने मेरे आ रहे हो तो तुम मेरे हो, ठीक। 3 शब्द में से अनसर्टेनिटी वाला मैं आपको एक बार फिर से बता दूंगा। देखो पहला क्या था, एम्प्लॉयमेंट के लिए आया हो, वैकेशन या बिजनेस के लिए आया हो, ठीक। फॉर कैरिंग ऑन बिजनेस और वैकेशन, ये छुट्टी वाला वैकेशन नहीं। उसके बाद फॉर एनी अदर पर्पस इन सच सर्कमस्टेंसेस, जो कि इंडिकेट करें इनके अलावा भी वो कोई पर्पज़ के लिए आया, तो कोई भी पर्पज़ मतलब इसका ये मतलब नहीं हर कोई, इसका मतलब तो ये हो गया कि कोई भी पर्पज़ के लिए आया तो रेसिडेंट हो गया, नहीं। इन सर्कमस्टेंसेस में जो कि ये बताएं कि उसका स्टे यहाँ पर अनसर्टेन टाइम के लिए रहने वाला है, ठीक है, जैसे ग्रीन कार्ड जो कि अभी एग्जाम्पल में भी आएगा, तो अनसर्टेनिटी वहाँ से आई है, ठीक। वर्ड इम्पोर्टेंट था यू, ठीक। अब बढ़ते हैं हम आगे। एज डेफिनेशन ऑफ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया एंड पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया आर क्वाइट रेलिवेंट फॉर, तो हमने इसको बहुत सारे अलग अलग तरीके से फर्स्ट लिम में बांटा, ये सब अपन पढ़ चुके हैं, इस लिस्ट की कोई दिक्कत नहीं। अब अपन सिर्फ इसके एग्जाम्पल देखते हैं और इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल, इफ़ अ पर्सन रिसाइड्स इन इंडिया, एक ऐसा बंदा है जो कि रिसाइड कर रहा है इंडिया में, कहाँ रिसाइड कर रहा है,
इंडिया में, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फॉर मोर देन 182 डेज, 182 दिन से ज़्यादा हो रहा है इंडिया में। कब? 18-19 में। तो ऑफकोर्स हमको इसका डिसीजन लेना पड़ेगा कब से, मतलब किसके लिए लेंगे। अगर ये 18-19 में, तो 19-20 के लिए हम डिसीजन लेंगे 182 से। तो हाँ ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 में रेसिडेंट रहेगा 182 दिन। आप यहाँ थोड़ी कुछ दिया हुआ है कि वो किस लिए गया नहीं गया, लीव इट। तो यहाँ पर वो है। अब मान लो कि 18-19 की ही बात आई, देखो ये तो आप बात करो 19-20 की, लेकिन 18-19 में तो ऑफकोर्स वो नॉन रेसिडेंट ही रहेगा ना, कि इसका मतलब इस केस में तो अपने को नहीं बताया कि वो 18-19 का उसका क्या सिस्टम है। लेकिन जब भी आप डिसाइड करोगे तो आप 17-18 से डिसाइड करोगे, तो पिछले ईयर से आपको डिसाइड करना है। देखो इसको ऐसे गांठ मान के मत रखना, ठीक है, क्योंकि जब आगे एग्जाम्पल आएंगे ना तो उसको थोड़ा सा आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। लेकिन उसको आप कोई रूल ऑफ थंब से याद करोगे तो वो नहीं याद रहने वाला। आप उसको कंडीशन से देखोगे तो आसानी से समझ में आएगा। अब आते हैं अपन सेकेंड एग्जाम्पल पे, 3 पर्पस। वही 3 पर्पस सुन सुन के मेरा जी खोलता है कि वो 3 शब्द बोलने बाहर जा रहा है, बहुत बुरा बात है। Thus, in the example given for the first limb, if a person leaves India on 1 November 2019, एक पर्सन ने लीव कर दिया। ये एग्जाम्पल मैं पहले बता दे रहा हूँ, इसमें आपको डाउट होगा, मुझे भी हुआ है, पर छोड़ो, उतना कोई रेलिवेंट डाउट नहीं, क्योंकि आगे वो सब क्लियर हो जाएगा। नॉट रेलिवेंट, लेकिन छोटा सा एग्जाम्पल है, ऐसे ही देख लेते हैं। थस इज एग्जाम्पल गिवन फर्स्ट लेम, ठीक है, वो सब छोड़ो। इफ़ अ पर्सन लीव्स इंडिया ऑन 1 नवंबर 2019, ठीक है, कब उसने लीव किया? 1 नवंबर 2019। ईयर हमेशा फाइनेंशियल ईयर लेते हैं, अगर वहाँ पर मैंने बताना भूल गया तो भूल जाना। ये हम कॉमर्स वाले हैं तो हम हमेशा हर चीज़ को फाइनेंशियल ईयर में ही नापते हैं। तो अगर वो उसने लीव कर दिया इंडिया 1 नवंबर 2019 को, ठीक है, मतलब कि वो इंडिया में कब तक रहा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो ऑफकोर्स वो 6 महीने से ज़्यादा रहा, 182 डेज से ज़्यादा रहा, तो वो 1 नवंबर तक नॉन रेसिडेंट ही रहा, है ना। सो लीव्स इंडिया ऑन 1 नवंबर, ही विल बी अ नॉन रेसिडेंट फ्रॉम 2 नवंबर 2019, ठीक। अब देखो इसमें यही डाउट का पॉइंट है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर वो पिछली साल तो रहा इतने दिन 182 डेज से ज़्यादा, ठीक, लेकिन 2 नवंबर 2019 से तो वो वही रहेगा ना। अरे समझने की कोशिश करो, देखो 1 नवंबर तक तो वो रेसिडेंट रहा, नॉन रेसिडेंट रहा, ये तो आपने वहाँ से डिसाइड कर लिया। लेकिन जैसे ही उसने छोड़ा इंडिया को, तो 2 नवंबर से तो वो नॉन रेसिडेंट ही रहेगा पहले। अब 2 नवंबर से अगर वो नॉन रेसिडेंट क्यों रहेगा? क्योंकि अगर वो इंडिया को छोड़ रहा है किस कारणों से, बिजनेस और इसके लिए, तो बस इसमें यही डाउट है कि उसने कारण नहीं बताया, लेकिन आगे जाके वो हमको बता देगा, ठीक है। इवन दो हिज नंबर ऑफ डेज इन इंडिया वॉज मोर देन इन इतना, ठीक है, तो हमको तो फिर हम तो ऐसे बोलेंगे, अरे नहीं नहीं नहीं, तुम तो पूरे साल के लिए वो हो। नहीं, आप जिस दिन लीव कर जाओगे 1 नवंबर तक कोई दिक्कत नहीं, आपने उसको रेसिडेंट माना, ठीक है, लेकिन जैसे ही वो 2 नवंबर को निकल गया, मैं अभी यहाँ बस अज्यूम कर ले रहा हूँ कि वो 2 नवंबर को निकला उन 3 पर्पसेस के लिए, तो अब आप उसके साथ छोड़ दो। 2 नवंबर से आप उसको करार दे दो नॉन रेसिडेंट। भाई जिस दिन वो छोड़ के जाएगा, तो मैं वो 3 शब्द बोल रहा हूँ, उसी दिन के बाद तो तुम्हें पता चलेगा ना कि वो गया है। उसके पहले कैसे पता चल जाएगा? तो 1 नवंबर तक तो वो रेसिडेंट ही रहेगा ना ऑफकोर्स। उसके बाद ही तो तुम्हें पता चलेगा कि वो 3 वर्ड्स बोलने गया है बा। तो इसलिए हम 2 नवंबर से उससे बोलेंगे कि तुम हो हमारे नॉन रेसिडेंट, आई एम सॉरी, ठीक। यही चीज़ इसने बताया। सिमिलरली इफ़ अ पर्सन गोज एंड स्टेज आउट ऑफ इंडिया फॉर कैरिंग ऑन एनी बिजनेस, ठीक है, अगर कोई बिजनेस के लिए बाहर जाता है तो वो फाइनेंशियल ईयर PRII मतलब पर्सन रेसिडेंट इंडिया रहेगा टिल 1 नवंबर। बिल्कुल सही बात जो हमने अभी किए थे। 1 नवंबर तक तो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है ना भाई, क्योंकि 182 डेज वो पिछली साल रहा। लेकिन अब जब वो जा रहा है तभी तो आप बताओगे, नहीं तो ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 द पर्सन विल कंटिन्यू टू बी अ PROI एज लॉन्ग एज ही स्टेज आउट ऑफ इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट। अब आते हैं अपन एग्जाम्पल में क्लॉज 3 को भी जोड़ दो, तो क्लॉज 3 को जोड़ते ही ये ग्रीन कार्ड की बात करें जो मैंने भी आपसे किया था। अब इसको अच्छे से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लॉज 3 मतलब ये वो वाला क्लॉज है जो हम बात कर रहे थे ना, अनसर्टेनिटी वाला, वो। फॉर एग्जाम्पल फॉर क्लॉज 3 कैन बी अ पर्सन हु हैज़ अ ग्रीन कार्ड इन USA,
द ग्रीन कार्ड एंटाइटल्स, अब मुझे भी नहीं मालूम ग्रीन कार्ड क्या होता है, ऐसा हर चीज़ हर किसी को मालूम हो गई तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि उसके पास कोई ग्रीन कार्ड रहता है, वो जाता है, वो रहता है बाहर यूएसए में, और धीरे मतलब जो ग्रीन कार्ड जिसके पास रहता है ना, वो पर्सन स्टे कर सकता है यूएसए में। और इवेंचुअली मतलब जब भी कोई इवेंट होगा, इवेंचुअली का क्या मतलब होता है, इवेंचुअली मतलब जब कोई इवेंट होने वाला है, जो भी इवेंट होता होगा उनके साथ, तो वो वहाँ का रेसिडेंट बन जाता है। ठीक, इफ़ अ पर्सन गोज अब्रॉड एंड स्टार्ट स्टेइंग इन यूएसए, he will be a non-resident from the date as his stay abroad indices, that is he is going to stay there for an uncertain period। इसका मतलब है कि वो अनसर्टेन पीरियड के लिए जा रहा है, अगर वो ग्रीन कार्ड है उसके पास तो। ठीक, इसलिए हम उसको थर्ड क्लॉज में लेके यहीं से बोल देंगे कि भैया माफ़ करो, आप नॉन रेसिडेंट हो, जाओ मेरे देश से। ठीक, नेक्स्ट, ये जाने वाले की बात हो रही है, आने वाले की बात हमने नहीं की है। अब आता है किसकी बात, दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स लॉज एज द लिम रीड्स विथ थर्ड लिम हैज़ टू एक्सेप्शन। अब हम आने वालों की बात करें, अभी हम जाने वालों की बात कर रहे थे, आने वालों की बात करें। अगर आप आ रहे हो वो 3 शब्द बोलने, तो हम आपको दिल से बुलाते हैं। ऑफकोर्स दिल से बुलाओगे, 3 शब्द बोलने आ रहा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ पर्सन कम्स टू इंडिया ऑन 1 जून 2019, एक आदमी आया इंडिया में, कब आया वो, 1 जून 2019 को आया विज़िट करने उसके पेरेंट्स को। ठीक, अब सबसे पहले मेरे को ये बताओ, कोई बंदा विज़िट करने आया अपने पेरेंट्स को 1 जून 2019 को, तो आया कभी है 2019 में 1 जून को, तो इसके लिए फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा, ये जून वाला, ये हो गया अप्रैल 2019 से मार्च 2020, ये ईयर हो गया। इस ईयर की रेसिडेंटशिप कब से डिसाइड होगी, 1819 से। 1819 से। अब ये पर्सन तो पहले से अपन ऐसा मान ही लेते हैं कि भैया ये तो बाहर ही रहता था, तो 1819 में तो ये बाहर ही रहा है, तो ये 1920 के लिए तो कब कहीं से भी ये रेसिडेंट नहीं है। 1920 के लिए, पूरा नहीं बोल रहा हूँ मैं, 1920 में बेसिकली ये रेसिडेंट नहीं है। हाउएवर हिज पेरेंट्स फॉल सिक एंड ही स्टेज टिल 31 मार्च 2020। ठीक, ये तो पूरा साल ही लगभग रह गया है ना, 3 महीने छोड़ के, 2 महीने छोड़ के, अप्रैल और मई छोड़ के पूरा साल ये यहाँ रह गया। तो अब इसका इस साल मतलब 1920 में इसका स्टे कितना हो गया, 182 डेज से ज़्यादा। यानी कि अब जब 2020 का असेसमेंट होगा तो मेरे को ये देखना है कि ये 182 डेज से तो ज़्यादा रह चुका है, तो अब मैं जाऊँगा उन एक्सेप्शंस में। ठीक, देयर आफ्टर ही कंटिन्यूज टू स्टे इन इंडिया, उसके बाद भी वो इंडिया में रहा। इट इज़ हाउएवर सर्टेन, अब देखो यहाँ पर उसने थर्ड क्लॉज वाली पॉसिबिलिटी को ख़त्म करके क्या बोला, इट इज़ हाउएवर सर्टेन दैट ही विल लीव इंडिया इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। वो अगले 6 महीनों में इंडिया छोड़ देगा, यानी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक लगभग वो इंडिया छोड़ देगा अगले 6 मंथ्स में। ठीक, व्हेन हिज पेरेंट्स रिकवर। ठीक है, उसने ऐसा नहीं बोला कि भाई मेरे को पता नहीं मैं कब छोड़ूंगा, क्योंकि जैसे ही वो ये बोलेगा कि मेरे को नहीं पता है कि मैं कब छोड़ूंगा, तो क्लॉज 3 आ जाएगा और वो रेसिडेंट कहला देगा, क्योंकि वो बाहर से आया हुआ है। तो आया हुआ बंदा अगर अनसर्टेन टाइम के भी किसी को भी कभी के लिए भी कोई रहने लगेगा इंडिया में, तो आप क्या उसको रेसिडेंट नहीं मानोगे, मानना ही पड़ेगा इस एक्ट के लिए, क्योंकि बाहर वाला फॉरेन एक्सचेंज लेके आ रहा है ना, उसको रेगुलेट करना है मुझे, तो मैं कैसे उसको छोड़ दूंगा अगर वो अनसर्टेन पीरियड के लिए आ रहा है तो वही वाली केस है। हिज स्टे इन इंडिया इज़ नाइदर फॉर एम्प्लॉयमेंट नॉट फॉर बिजनेस। ठीक, हाँ, मतलब अब ये उसका आंसर बता रहा है कि उसका जो स्टे है ना तो वो बिजनेस के लिए, ना तो इम्पोर्टेंट है, ना तो वो सर्कमस्टेंसेज है। बस ये सिंपल चीज़ को उसने क्लियर कर दिया था कि वो तो अपने माँ बाप को मिलना है, तो वहीं से हम समझ गए थे कि ना वो बिजनेस के लिए है ना वो एम्प्लॉयमेंट के लिए है। लेकिन ये सर्टेनिटी वाला जो उसने एग्जाम्पल ने उसमें पॉइंट लिखा था, वो सिर्फ इसलिए लिखा था कि आप वो दिमाग में ना लगना कि वो उसका पीरियड अनसर्टेन है। तो इस कारण से उसे आप क्या कहोगे, in such a case even if he has resided in India for more than 182 days in financial 1920 में वो उसने अगर इंडिया में रहा भी है वो 182 दिन से ज़्यादा, तो वो नॉन रेसिडेंट ही कहलाएगा। ठीक, ऑल्सो अब आते हैं अपन फाइनेंशियल 1920, ही इज़ ऑफ कोर्स अ PROI, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया एज ही अब हाँ, मतलब 1920 की तो कोई बात ही नहीं है ना, हम तो 1 अप्रैल 2020 के बाद की मेन बात है ना, 1920 का तो अपन ने पहले ही देख लिया, तो ठीक है, तो वो 1819 में नहीं था, तो ऑफकोर्स 1920 में तो आपको सोचना ही नहीं है। इफ़ अ पर्सन कम्स टू इंडिया ऑन 1 जून 2019 और वो एम्प्लॉयमेंट के लिए आ रहा है, बिजनेस के लिए आ रहा है, या फिर वो अनसर्टेन सर्कमस्टेंसेस के लिए आ रहा है। ठीक,
ही विल बी अ पर्सन रेसिडेंट फ्रॉम 1 जून 2019। ठीक, रेसिडेंशियल स्टेटस इज़ नॉट फॉर अ ईयर। अब आते हैं हम उस क्लॉज में जो मैं बार बार बोल रहा था कि हर चीज़ को पक्का पक्का करके मत चलो, क्योंकि यहाँ पर हमको पता चल जाएगा कि पक्का पक्का क्यों नहीं करना है। क्यों? क्योंकि रेसिडेंशियल स्टेटस पूरे साल के लिए नहीं होता है, ये पीरियड के लिए होता है। क्यों होता है वो सब अपन ने देख लिए हैं, बस ये उसका रिटर्न फॉर्म है कि हाँ जो आपने देखे वो सही है। ठीक, इट इज़ फ्रॉम अ पर्टिकुलर डेट, जैसा हमने देखे थे कि हाँ वो नवंबर वाला जो 2 नवंबर से हो रहा था ना, वो वाला केस है ये। दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स में तो भैया आपको क्या करना पड़ता है, रिटर्न भरना पड़ता है अगली साल, ठीक है, असेसमेंट ईयर में। लेकिन फेमा में थोड़ी कोई रिटर्न भरना है आपको, अभी तक तो अपने को नहीं पता चला कि कुछ रिटर्न जैसी चीज़ भरनी है। यहाँ तो डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए आपको पता होना चाहिए कि रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। ठीक, ये कोई साल के आखिर वाला चीज़ नहीं है। ठीक, इसलिए ये स्टेटस हमें ट्रांजैक्शन करते समय ही पता होना चाहिए। ड्यूरिंग अंडरटेकिंग द ट्रांजैक्शन, द स्टेटस एट द टाइम ऑफ अंडरटेकिंग अ ट्रांजैक्शन, हमें ये पता होना चाहिए। ठीक, फिर इफ़ फॉर एग्जांपल अ पर्सन कम्स टू इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, एक बंदा आया है इंडिया में एम्प्लॉयमेंट के लिए, एंड इफ हिज स्टेटस कैन बी नोन ओनली व्हेन द ईयर इज़ कम्प्लीटेड, हाउ विल बी अदर्स जो हैं उससे डील करने वाले कमर्शियल ट्रांजेक्शन, उनको कैसे पता चले। इट इज़ अंडरस्टूड दैट दिस कंडीशन अप्लाइज टू इंडिविजुअल्स, ओनली टू इंडिविजुअल। ये तो अंडरस्टूड बात है। देखो एक्ट भी आप बोल रहे हैं कि भाई ये तो अंडरस्टूड बात है ना कि ये सब कंडीशन इंडिविजुअल के लिए। अब कंपनी थोड़ी कोई अपना हेडक्वार्टर ऐसे हनुमान जी सामान उठा के ले जाएगी और रख देगी दूसरे देश में, हाँ, या पार्टनरशिप फर्म अपना बिजनेस उठा के ले जाएगी और प्लेन में भर के वहाँ बाहर रख देगी, ऐसा तो नहीं होने वाला। तो ऑफकोर्स ये इंडिविजुअल के लिए, फालतू का इसमें दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है। हैंस दे डू नॉट कम within the ambit of second or third level. These entities like HUF and these entities like HUF, चलो एक बार चाहिए, it will not apply to HUF, AOP और artificial judicial person as they cannot get employed। भैया ये artificial वगैरह के लिए क्यों नहीं है? क्योंकि ये लोग तो जा सकते हैं। अब HUF क्या होता है, कोई HUF कोई प्रॉपर्टी थोड़ी होती है, तो HUF या AOP तो लोग होते हैं, ये लोग तो जा सकते हैं ना बाहर। ठीक, लेकिन ये लोग एम्प्लॉय नहीं हो सकते बाहर एज ए HUF, क्योंकि HUF को बाहर कोई मान्यता थोड़ी है। तुम यहाँ अपने लॉ होता है कि इसमें HUF बना दीजिए, तो बाहर थोड़ी उस लॉ को कोई मान्यता। कैन नॉट गो आउट ऑफ इंडिया और कम इन इंडिया, हैंस दे डू नॉट कम विद इन द एम्बिट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड लेम। दीज एंटिटीज लाइक HUF एंड AOP आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड। इनको तो रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड भी नहीं होना पड़ता है। ठीक है, मैंने वहाँ HUF के बारे में गलत बोला था, इसको रजिस्टर्ड नहीं होना पड़ता है। नॉर द डेफिनेशन कैन बी फार स्ट्रेट टू कवर अप्लाइंग क्राइटेरिया ऑफ ओन्ड और कंट्रोल, और इस डेफिनेशन को भी हमने इतना बाहर नहीं ले गए कि ओन और कंट्रोल। तो हैंस लीगली द डेफिनेशन ऑफ HUF AOP फेल प्रैक्टिकली इफ एट सेक्टर आर इन इंडिया दे विल बी कंसिडर्ड एज इंडियन रेसिडेंट। बस AOP BOP में फालतू आप चेक करवा लो, मत आगे बढ़ जाओ। पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट, एनी पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। ये अब हम लोग जो सेकेंड थर्ड और फोर्थ पॉइंट थे ना वो देख रहे हैं। ठीक, 4 पॉइंट थे, फर्स्ट वाला 182 वो अपन ने पहले देख लिया। अब अपन ये बाकी के पॉइंट्स देख रहे हैं जो कि अपने को आसानी समझ में, तो अपन सीधे अब आते हैं एग्जाम्पल से, नहीं दिक्कत आएगी कोई। ठीक, मिस्टर एक्स हैड रिसाइडेड इन इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920। कब वो इंडिया में रहा? पिछली साल। ठीक, 1920 में वो इंडिया में रहा, लेकिन कितने दिन रहा? लेस देन 180 डेज। तो 2021 में फट से मेरा दिमाग चला कि नहीं, आप नहीं हो मेरे रेसिडेंट, क्योंकि आप तो 182 दिन से कम रहे हो पिछले साल, तो 2021 के लिए आप रेसिडेंट तो नहीं हो। प्राइमरीली ही हैड कम टू इंडिया ऑन 1 अप्रैल 2020। ठीक, वो कब आया इंडिया में? अब देखो पिछली साल की बात नहीं कर रहे, पिछली, ये तो सिर्फ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी पिछली साल के लिए। भैया पिछली साल के लिए उसको छोड़ने के लिए जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ना, ये वो होती है। वो क्यों होती है अब सब समझ आ जाएगा। उसने बोला आपको कि ही हैड कम टू इंडिया ऑन 1 अप्रैल 2020। अब ये अगली साल की बात कर रहा है कि 1 अप्रैल 2020 को इंडिया में आया। किस लिए? बिजनेस करने के लिए। 3 वर्ड्स में से दूसरा वर्ड, पहला एम्प्लॉयमेंट था। ही इंटेंड्स टू लीव द बिजनेस ऑन अप्रैल 30, 2021। पूरा साल उसने बिजनेस किया आराम से, और अगले साल के पहले महीने की आखिरी दिन को वो इंडिया से जा रहा है। एंड लीव इंडिया ऑन जून 30, 2021। जा रहा है जून को। लीव द बिजनेस, उसने इंटेंट किया कि वो बिजनेस को छोड़ देगा अब 30 अप्रैल को,
और जाएगा इंडिया से बाहर 30 जून को। डिटरमाइन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 में तो कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक। 2021 में तो कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि वो पिछली साल अगर 182 डेज से कम रहा है तो ऑफकोर्स वो 2021 में हो जाएगा क्या, नॉन रेजिडेंट। अरे भाई सोच लो एक बार, आपने एक्सेप्शन भी तो पढ़े हो ना, तो बस तो 182 डेज पिछली साल नहीं रहा तो इस साल वो नहीं, ऐसा नहीं होता है। 2021 में वो इंडिया क्यों आया, क्योंकि वो बिजनेस करने आया, तो ऑफकोर्स वो 2021 के लिए पूरी तरीके से रेसिडेंट हो जाएगा। तो देखो, एज एक्सप्लेन इन द अबव, मिस्टर एक्स विल बी कंसिडर पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, और उसको माना भी जाएगा रेसिडेंट, विल बी कंसिडर्ड पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया एज रिगार्ड फाइनेंशियल ईयर 21-22। हाँ मतलब ये वहाँ की बात, ठीक है, 20 से तो माना जाएगा। अब 21-22, अब वो इंडिया को कब छोड़ रहा है ज़रा बताओ आप। वो इंडिया को छोड़ रहा है 30 जून 2021 को। एज रिगार्ड फाइनेंशियल ईयर 22 वुड कंटिन्यू टू बी अ रेसिडेंट इन इंडिया फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। 1 अप्रैल 21 से वो कंसिडर किया जाएगा इंडिया का। अब क्यों ऐसा लिखा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, एक बार बंदा आ गया इंडिया में तो अब वहाँ वो डेफिनेशन ये तो नहीं बोलती थी ना कि तुम जब इंडिया को छोड़ के जाओगे, अब अगर तुम बिजनेस के लिए आओ फिर छोड़ के जाओ, कोई दिक्कत नहीं। जब तुम छोड़ के जाओगे, जब भी जाओगे तुम छोड़ के, तब हम फिर से वही वाली 3 मैजिकल वर्ड्स पूछेंगे तुमसे कि वो 3 मैजिकल वर्ड्स के लिए अगर तुम जा रहे हो तो फिर तुम हो नॉन रेसिडेंट, लेकिन तुम उसके अलावा किसी काम के लिए जा रहे हो तो तुम फिर भी मेरे हो, ठीक है। तो मेरे को जो छोड़ के तुम जा रहे हो, अगर वो 3 शब्द बोलने हैं तुम मेरे को छोड़ के जा रहे हो तो तुम मेरे नहीं हो आज से, ठीक। लेकिन अगर तुम मेरे को छोड़ के जा रहे हो उन 3 शब्द के अलावा, चाहे तुम किसी भी लिए आए हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम पहले किस लिए आए हो, तुम जब छोड़ के जा रहे हो उस समय से मुझे मतलब है। तो इफ़ ही लीव्स इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस आउटसाइड इंडिया, या फिर अनसर्टेन पीरियड के लिए जा रहा है, तो ही वुड कीज टू बी अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, तब तो हम तुमको छोड़ देंगे, ठीक। कीज टू बी यानी नहीं माना जाएगा वो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया फ्रॉम द डेट ऑफ हिज डिपार्चर, जिस दिन भी वो जाएगा। इट मे बी नोटेड दैट इवन इफ मिस्टर एक्स इज़ अ फॉरेन सिटीजन, ही हैज़ नॉट लेफ्ट इंडिया फॉर एनी ऑफ दीज पर्पसेस। उसने इंडिया को इस पर नहीं, अब क्योंकि उसमें दिया नहीं है इसलिए बना कि इसने इन पर्पसेस के लिए नहीं छोड़ा है, तो उसको आप क्या मानोगे, वो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया माना जाएगा फाइनेंशियल 21-22 के लिए। थस इट इज़ the purpose of leaving India which will decide his status from 1 जुलाई 2020, ठीक है। किस लिए वो जा रहा है वो 1 जुलाई, तो जो 30 अप्रैल की बात है वो तो मैंने पहले बोला था कि वो कोई काम की नहीं है, आगे की बात ही काम की। समझ आ गया होगा एग्जाम्पल, इसमें है कुछ नहीं, वो जैसे ही आया ना उसके बाद आपको ये देखना है कि वो 3 मैजिकल वर्ड हर जगह आपको फिट करने हैं, ठीक। अब आते हैं हम अगली चीज़ के लिए। मिस्टर जेड हैज़ रिसाइडेड इन इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920 में तो वो हमारे देश में रहा। ही लेफ्ट इंडिया ऑन 1 अगस्त 20, मतलब अगले ईयर में 2021 वाले ईयर में उसने 1 अगस्त को जोड़ा, यानी 2021 में वो कितने दिन रहा, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने, मतलब 182 डेज से कम रहा। क्यों जा रहा है ये बाहर, हायर स्टडी के लिए। यही है वो एक्सेप्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब ये 3 साल के लिए जा रहा है। अब पहले हम एक्सेप्शन छोड़ देते हैं, हम देखते हैं कि हमारे हिसाब से जो हमने एक्ट में पढ़ा उस हिसाब से इसका आंसर क्या आएगा। मिस्टर जेड हैज़ रिसाइडेड इन इंडिया ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 1920, पिछली साल तो वो रहा, तो जैसे ही उसने 1 अगस्त को 2020 को यूनाइटेड स्टेट्स के लिए वो चला गया, तो आप क्या बोलोगे, लेकिन वो गया किस लिए, हायर स्टडीज़ के लिए। अब हायर स्टडी ऐसा तो वो हमारे 3 मैजिकल वर्ड्स में कहीं नहीं आता है, ठीक। वो तो पढ़ने गया है ना यार, ठीक है, कमाने गया होता है, ठीक है, वो तो पढ़ने गया है, ठीक है। प्री मैच्योर रिलेशनशिप है ये, ठीक। तो प्री मैच्योर रिलेशनशिप में थोड़ा सा गर्लफ्रेंड भी इसको वो दे देगी छूट कि चलो ठीक है, तो ये जा रहा है किस लिए, स्टडी करने। तो ये बोलेगी ठीक है, अब तुम बिना वो 3 मैजिकल वर्ड्स बोलने ही जा रहे हो ना, ठीक है, ठीक है। अब मतलब वो 3 मैजिकल वर्ड्स बोलने हैं तो ये जान ही रहा है, तो ऑफकोर्स ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, रेसिडेंट ही कहलाएगा ये। अब वो 3 साल के लिए बाहर रहने वाला, वो छोड़ो। अभी तो आप बात करो किसकी, फाइनेंशियल ईयर 1920 की, तो 2021 में क्या होने वाला है उसके साथ। तो 2021 में उसने लीव किया, तो क्या 2021 के लिए आप बोलोगे कि हाँ वो जो है नॉन रेजिडेंट है, हाँ एक्ट के हिसाब से तो हम यही बोलेंगे,
है ना। एक्ट के हिसाब से, सॉरी हम एक्ट के हिसाब से तो हाँ वो रेसिडेंट है, क्योंकि वो पिछले साल 182 डेज से ज़्यादा रहा, और वो गया भी किस लिए, दूसरे काम के लिए, वो 3 वर्ड्स के लिए नहीं गया, वो गया किसी और काम के लिए, तो हम उसको रेसिडेंट ही मानेंगे। व्हाट वुड बी हिज रेसिडेंशियल स्टेटस ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 2022। 2021 का जो अभी एक्ट के हिसाब से अपन निकाले वो क्या है, यही कि हाँ वो माना जाएगा रेसिडेंट। ठीक, कब से कब तक, मुझे लगता है कि 1 अप्रैल से, अब तो वो पूरे के लिए माना जाएगा, कब से कब तक क्या हो, तो पूरे साल के लिए माना जाएगा, काहे का 1 अप्रैल कुछ नहीं, पूरे साल के। 21-22, अब 21-22 देखो, अब तो बाहर 3 साल के लिए चला गया, और पिछली साल भी अब वो इंडिया से बाहर ही रहा 182 डेज से ज़्यादा, क्योंकि अगस्त में चला गया था, यानी कि वो बाहर ही रहा ना 182 डेज से ज़्यादा, तो 21-22 के लिए तो सवाल ही नहीं उठता, वो नॉन रेसिडेंट है। अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है एज मिस्टर जेड हैज़ रिसाइडेड इन इंडिया फॉर मोर देन, आफ्टर दैट ही हैज़ गॉन टू यूएसए, ही हैज़ नॉट गॉन आउट। ठीक है, ये सब अपन ने देख लिए थे। अकॉर्डिंगली ही वुड बी अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग 2021। ठीक, यहाँ तक अपना आंसर एकदम सही। हाउएवर, तो अगर आप यहाँ तक भी लिखते हो तो आप कॉन्सेप्चुअली एकदम करेक्ट हो सकता है आपको सर्कुलर ना मालूम, क्योंकि तो सर्कुलर आया। तो RBI हैज़ हाउएवर क्लैरिफाइड इन इट्स AP सर्कुलर नंबर 45। कौन सा सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 45, जो कि 8 दिसंबर 2003 को आया था। ठीक है, दैट स्टूडेंट्स विल बी कंसिडर्ड एज नॉन रेसिडेंट। ठीक, दिस इज़ बिकॉज यूजुअली स्टूडेंट्स स्टार्ट वर्किंग देयर टू टेक केयर ऑफ देयर स्टे एंड कॉस्ट ऑफ स्टडीज़। मतलब वो लोग वहाँ पर काम करते हैं, वो लोग बिजनेस में आ जाते हैं, ऐसा बोला। ठीक है, तो ओके कि वो बाहर चले जाते तो वो काम करने लगते, इसलिए उन्हें हम मान लेंगे नॉन रेसिडेंट, और ऐसा मान लेंगे कि वो 3 पर्पज़ के लिए गए। अब आप इसमें अपना लॉजिक नहीं लगा सकते कि आप वहाँ पर जब डेफिनेशन लिख दो और वहाँ लिख दो कि नहीं ये स्टूडेंट्स का एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन नहीं है, ये सर्कुलर में आया है। ठीक, अब हम चलते हैं आगे। 21-22, इसमें तो कोई बात ही नहीं बनती है, ही वुड नॉट बी। ठीक है, एकदम डर गया मैं, अभी यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट बी अ पर्सन रेजिडेंट इंडिया, यही हमने निकाला, तो उसमें कुछ सोच नहीं। टोनी लिमिटेड, अब आते हैं अपन थोड़ा सा, अब जो हम फालतू के जो 182 डेज का चक्कर था अब उससे बाहर आते, थोड़ा इजी वाला क्वेश्चन आने वाला है। ये बोलता है कि टॉय लिमिटेड है एक जापानीज़ कंपनी। ठीक, कंपनी आके जापान की, हैविंग सेवरल बिजनेस, के बहुत सारे बिजनेस हैं, उसमें से एक यूनिट जो है वो कहाँ पर है, रोबोटिक यूनिट है, उसकी हेडक्वार्टर जहाँ का है मुंबई में, मतलब एक यूनिट उसकी मुंबई में है और एक ब्रांच उसकी सिंगापुर में है। ठीक, तो लेकिन ये जो मुंबई की ब्रांच है ना, ये कंट्रोल करती है किसे, सिंगापुर ब्रांच को। तो अब दोनों को अपने को रेसिडेंशियल स्टेटस बताना है। तो अब मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर मान लो कि कोई भी ऐसी कंपनी है, जापानीज़ कंपनी है, उसका कोई चीज़ इंडिया में, ठीक है, अब क्या 3 चीज़ इंडिया में हो सकती बाहर वाले की, एजेंसी, बिजनेस या फिर ब्रांच, या फिर BOA ब्रांच ऑफिस, या फिर एजेंसी, ये 3 चीज़ें हो सकती हैं। तो अब आप इसको क्या बोलोगे, आपको बस ये डिसाइड करना है। ये तो उसकी यूनिट है, तो आप क्या बोलोगे, यूनिट को मैं तो ब्रांच ही कंसिडर करूँ, ऑफिस तो नहीं है भाई, यूनिट है उसकी, यहाँ पर प्रोडक्शन वगैरह करता होगा, जो भी करता होगा। ठीक, तो ब्रांच, ऑफिस या फिर एजेंसी, तो मैं इसको बोलता हूँ कि हाँ ये उसकी ब्रांच टाइप की है। एक बार उसने ये बोल दिया कि ये ब्रांच इंडिया में, तो जैसे ही आ गया तो मैं लगाता हूँ सेक्शन 1 कि जैसे कोई भी चीज़ किसी की भी इंडिया में जाती तो होल ऑफ इंडिया में अप्लाई होता है, तो मैं आ जाऊँगा इसमें कि हाँ भाई ये तो मेरे लिए है रेसिडेंट। इसमें 182 डेज तो कुछ देखना ही नहीं है, हमें ये देखना है कि ये क्लॉज कौन सा आएगा। तो सबसे पहले हमें इसमें 2 सेक्शन को यूज़ करना है। सेक्शन 2 का क्लॉज यू सबसे पहले यूज़ होगा, क्योंकि यू ही तो पर्सन के बारे में बताता है, और पर्सन के अंदर ही तो वो 4 लोग आते हैं, 6 लोग आते हैं, और 7वां वो होता है जो होता है क्या, PBO, है ना, BOA, सॉरी, क्या, ब्रांच ऑफिस या फिर एजेंसी। ठीक, तो BOA अगर वो इंडिया में है इन 6 लोगों का, तो 6 लोग कौन थे, पर्सन वगैरह, उसमें से एक पर्सन था बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक, उसमें 6 पर्सन थे जिसमें से एक पर्सन था बॉडी कॉर्पोरेट। तो ये जापानीज़ की जो कंपनी है टॉय लिमिटेड, ये बॉडी कॉर्पोरेट है। ये क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट, टॉय लिमिटेड जो है ये बॉडी कॉर्पोरेट है। ठीक, यानी कि ये पर्सन हो गई। ठीक, हमने बोले थे उसके क्लॉज नंबर 7 में ऊपर, जब हम पर्सन का क्लॉज नंबर 7 पढ़ रहे थे, 7 बोलता था
कि किसी भी पर्सन का अगर ये BOA इंडिया में हो तो फिर वो क्या कंसिडर किया जाएगा, अगर किसी भी पर्सन का BOA इंडिया में हो तो फिर उसके ऊपर फेमा अप्लाई हो जाएगा, उसको रेसिडेंट मान लिया जाएगा। ठीक, अब बात आती है अगली। ठीक, अगली बात आती है सिंगापुर ब्रांच के ऑफिस की। तो सिंगापुर, अब क्योंकि ये रेसिडेंट है तो ये कंट्रोल बाय रेसिडेंट, कोई भी चीज़ आउटसाइड इंडिया हो तो वो आती है। ये कौन से क्लॉज में आएगी, 2V में, क्योंकि ये रेसिडेंशियल स्टेटस है। तो पहले हमें 2U लगाना है पर्सन को डिसाइड करने में, 2V लगाना है रेसिडेंटशिप को डिसाइड करने के लिए। आंसर देखते हैं। अ टॉय लिमिटेड बीइंग अ जापानीज कंपनी वुड बी अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। ओके, ठीक है, माना। 2W भी यूज़ हो रहा है, हम भूल गए थे। ठीक, Section 2U defines a person under clause Section 2U defines a person under clause 8. Therefore, person would include any agency, office, branch owned, और तो यहाँ अगर मैंने 7 बोल दिया तो आई एम सॉरी, ये 8 वाला क्लॉज है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को क्या लिखना है एक्चुअली, ये जो मैं 7 बोला था वो 8 थे कि हाँ यहाँ यही चीज़ें होती है। तो द टर्म सच पर्सन रिफर्स टू द पर्सन हु इज़ इंक्लूडेड इन 1 to 7, ठीक, 1 to 6। शायद यहाँ पर मिसप्रिंट है और मैं सही हूँ। अगर ऐसा हो गया ना तो मैं पक्का पास हो जाऊँगा। देखते हैं। जी हाँ भाइयों बहनों, सेक्शन 2U ही है, उसमें क्लॉज नंबर 7 ही है। वहाँ पर मिसप्रिंट है जहाँ पर लिखा हुआ है 8, तो ये 7 ही है। वहाँ पर मिसप्रिंट लिखा है वो 8 नहीं है, वो 7 ही था, क्योंकि मुझे याद है ना, ऑफकोर्स यार पेपर देने वाले हैं। तो 7 वाला जो है हमें वो 7 नहीं लेना है, वो 8 ही लिखा हुआ है, वो मिसप्रिंट हो गया होगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। वो क्लॉज नंबर 7 ही है, जो कि तो मतलब जो भी मैंने अभी तक डिस्कशन किया वो सब कुछ सही था, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बस वो रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया हम देखना भूल गए थे। ठीक, तो वही अपन ने बोला कि हाँ भाई ये बॉडी कॉर्पोरेट है या आउटसाइड इंडिया है। ठीक है, अकॉर्डिंगली रोबोट यूनिट बीइंग अ ब्रांच ऑफ कंपनी वुड बी अ पर्सन। हमने बिल्कुल परफेक्ट बोले थे कि मैंने भी यही बोला था ना कि मैं तो इसको ब्रांच बोलूँगा। ठीक है, अब 2V डिफाइंस अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। अंडर क्लॉज 3, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया वुड इंक्लूड एनी ऑफिस, ब्रांच और एजेंसी इन इंडिया। पहले हम इंडिया वाले की बात करते थे। देखो अब मैं इसके लिए गारंटी नहीं कि ये मेरे को नहीं आ रही कि ये 3rd वाला क्लॉज या 4th वाला है, 3rd या 4th में से ही कोई एक है, तो उसको अपन छोड़ देते हैं। हमने जो आंसर निकाला वो परफेक्ट था। वर्डिंग्स आप अपने हिसाब से देख लेना, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आएगी। आखिरी सवाल, मिस आलिया, ये क्या है, एयर होस्टेस है। किसके साथ एयर होस्टेस है, ब्रिटिश एयरवेज के साथ। वो क्या करती है, शी फ्लाइज फॉर 12 days इन अ मंथ। एक महीने में वो 12 दिन फ्लाई करती है और 18 दिन उसको ब्रेक मिल जाता है। जब ब्रेक मिलता है तो उसको इसी बेस में रखा जाता है, जो कि ज़्यादातर क्या होता है, एयरलाइन का हेडक्वार्टर्स। ठीक, अब वो काम कहाँ करिए, ब्रिटिश एयरवे में। ठीक है, उसका काम क्या है, एयर होस्टेस का। हाउएवर फॉर सिक्योरिटी कंसिडरेशन सी वॉज बेस्ड एट मुंबई। लेकिन सिक्योरिटी के मद्देनज़र उसको आपने कहाँ रख दिए, मुंबई में। कहाँ रखे, मुंबई में। तो अब ऐसे किसी पर्सन को आपने मुंबई में रख दिया तो क्या बोलोगे कि हाँ हाँ चलो तुम रेसिडेंट हो। चलो वही तो देखना है, ऑफकोर्स उसने यही पूछा है। अब अपन पहले इसका आंसर निकालते हैं, पर देखते हैं उसने क्या लिखा। देखो मेरे हिसाब से, क्योंकि वो क्या है, एयर होस्टेस है। अब मैं तो सीधे सीधे देखूँगा पिछले साल वो 182 डेज से ज़्यादा रही क्या मेरे यहाँ, नहीं। तो वो उस पिछले साल के लिए, अगला जो साल आने वाला उसके लिए तो वो नहीं है मेरे लिए। ठीक, लेकिन जिस साल वो 182 डेज से ज़्यादा रही उसके अगले साल के लिए मेरे को डिसाइड करना है ना। तो मैं कैसे डिसाइड करूँगा, क्या वो 182 डेज से ज़्यादा रही, वो 3 मैजिकल वर्ड्स बोलने, तो नहीं। उसका बिजनेस तो एयरलाइन का था, एयरलाइन के साथ थी, वो वहाँ की एम्प्लॉय थी, ब्रिटिश एयरलाइन की, तो नहीं। तो ऑफकोर्स इसका आंसर आएगा नहीं। कौन से साल में आ गई, हम आंसर से ज़्यादा बेटर देखेंगे, हो सकता है हमने गलत सोच लिया। ठीक, मिस आलिया स्टेड इन इंडिया एट मुंबई बेस फॉर मोर देन 182 days in preceding financial year. She is however employed in UK. She has not come to India for employment, business or circumstances which indicate her intention to stay for uncertain period. ठीक, such persons are not considered as Indian resident even if their stay exceeds 182 days. ठीक है, thus Alia may have stayed in India. She cannot be considered a person resident in India. खत्म बात।
इफ़ हाउएवर, अब क्वेश्चन में नहीं दिया है, अगर वो मुंबई ब्रांच के ब्रिटिश एयरवे के साथ एम्प्लॉय होती तो फिर आप उसको मान लेते कि ओके यार तुम। अब 3 केस लॉ दिए, कितने केस लॉ दिए हैं? 3। ठीक, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें खास, छोटे छोटे हैं, हम चीज़ों को पढ़ चुके हैं, देख लेते हैं। पहला है बसंत कुमार शर्मा। ठीक, कौन सा शर्मा? बसंत कुमार जी शर्मा वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने केस किया है, ठीक है, किसने केस किया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। क्या है केस? हाई कोर्ट हेल्ड दैट इफ़ NRI, अगर कोई नॉन रेसिडेंट इंडिया है वो रिटर्न कर जाता है इंडिया में अनसर्टेन पीरियड के लिए, यानी क्लॉज नंबर 3 के लिए, तो उसको आप रेसिडेंट बन जाएगा वो, एंड हिज NRE अकाउंट। देखो वो तो एन रेसिडेंट बन जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, किसी भी हाल में इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो किसी भी कारण से इंडिया आ रहा है, ही विल बिकम अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, अगर वो अनसर्टेन पीरियड के लिए आ रहे हैं तो, है ना। तो जैसे ही वो आया तो अपने को मेन क्लॉज इसमें है कि उसका NRE अकाउंट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा रेसिडेंट अकाउंट। बस इतना याद रखना है कि थर्ड क्लॉज में अगर वो आता है केस लॉ के हिसाब से, ये एक्ट नहीं है, केस लॉ है। ठीक, एक्ट नहीं है, हमें केस लॉ पढ़ रहे हैं। केस लॉ के हिसाब से अगर वो कोई बाहर से थर्ड लिम के अंदर आता है तो फिर उसका NRE अकाउंट कन्वर्ट हो जाएगा रेसिडेंट अकाउंट में। बस इतना लिखा हुआ। अब रामूलन वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। It was held that for being a resident of India within FEMA, the stay has to be for some permanence and not with the intention of returning abroad in some short. कुछ परमानेंट समय के लिए आना होना चाहिए फेमा के हिसाब से, और ये 3 कारण, 3 मैजिकल वर्ड्स के कारण होना चाहिए, फॉर अनसर्टेन पीरियड होना चाहिए। इन दिस केस, अब ये जो केस था ये वाला, इसमें क्या हुआ कि ये पर्सन इंडियन ओरिजिन का तो था, लेकिन वो रहता था कहाँ? मलेशिया में, एंड ऑल्सो एक्वायर्ड मलेशियन सिटीजनशिप। और उसके बाद सिटीजन, देखो सिटीजनशिप का तो हमको लेना देना नहीं, हमने ऊपर देख लिया, तो सिटीजनशिप की बात मैं से करना। हिज वाइफ एंड चिल्ड्रंस वर रिसाइडिंग इन इंडिया, लेकिन उसकी जो वाइफ थी और बच्चे थे वो इंडिया में रिसाइड करते थे। वो इंडिया में रहा कितने दिन उसकी वाइफ के साथ? 3 सालों के लिए। ठीक, तो अब वो तो बेचारा मेडिकल ट्रीटमेंट है, तो एक्ट के हिसाब से भी इसका आंसर यही आना चाहिए कि ही कुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। ठीक, अनसर्टेन पीरियड नहीं है भाई, वो कुछ काम के लिए आया ना, मतलब अपना ट्रीटमेंट कराना। तो अब अनसर्टेन पीरियड कैसे बोलोगे आप? ये बोलोगे पता नहीं कि तू कब ठीक होगा, नहीं, थोड़ा सा ह्यूमन कंसिडरेशन भी लेना है ना। अनसर्टेन पीरियड हम उसमें नहीं लगाएंगे। ठीक है, इतना ही था इसमें। अब इसके बाद आपने जहाँ से पढ़े हो आप उसके क्वेश्चन यू आर मोस्ट इन्वाइटेड, आप बता दो। मेरे को तो ऐसे ही समझ में आया। अब इसके बाद हम कोशिश करेंगे पूरा चैप्टर कवर हो जाए, अगर आप देखो तो।